Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करेंगे जो आपका EPFO की तरफ से SSA का रिक्रूटमेंट आया हुआ है। इसमें आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो तो शेयर करेंगे ही सही, लेकिन इसका मेन मोटो है कि इसका सिलेबस कहाँ पे इंक्लाइंड होगा, बैंकिंग का है, क्या क्या टॉपिक्स करने हैं, SSA की तरफ है तो क्या चीज़ें देखनी है, जीके में क्या देखना है, कंप्यूटर में क्या देखना है, इन सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड ईपीएफओ में देखो आज के टाइम पे आपकी 4 वैकेंसी जो है एक्टिव है। एक तो एसएसए हो गया, दूसरा स्टेनो, इन दोनों के अभी फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। इसके अलावा एक ईओ जो कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर होता है और एक एपीएफसी है ना, इनके फॉर्म फिलअप होने बंद हो गए हैं अभी, लेकिन इनका एग्जाम नहीं हुआ है ना, यानी कि एक्टिव मोड में है अभी ये। और ये जो दोनों वैकेंसियाँ, ये आपका ये ईओ होती है लेवल 8 की वैकेंसी और एपीएफसी होता है लेवल 10। इन दोनों का ही एग्जाम जो है आपका यूपीएससी कंडक्ट कराएगा एंड एसएसए और स्टेनो का एग्जाम आपका एनटीए कंडक्ट कराएगा। ठीक है, एनटीए के बारे में देखो कई बच्चों को पहले से डाउट है, बिकॉज थोड़ा सा हिस्ट्री जो है एनटीए का ज़्यादा ठीक रहा नहीं है, लेकिन हाँ आप थोड़ी सुकून की सांस ले सकते हो कि भाई पिछले 1-2 साल से ठीक ठाक काम कर रहा है अभी एनटीए। तो और देखो अभी क्या है ना, इलेक्शन का पीरियड है। इलेक्शन पीरियड में कोई भी नहीं चाहता कि आप लोगों को दुखी किया जाए, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। अभी ड्यू का भी एग्ज़ाम एनटीए ने कराया है आई गेस 2 साल के बाद, तो वो भी ठीक ठाक तरीके से पूरा अच्छे से कंप्लीट हो गया। तो आप ये आशा कर सकते हो कि ये बहुत अच्छे से एग्ज़ाम आपका हो जाएगा टाइम पे। ठीक है, इसके लिए चिंता मत करो। अब दूसरी बात क्या है, आपका ये जो आपका एसएसए होता है यानी कि सोशल सिक्योरिटी असिस्टेंट, ये लेवल 5 जॉब होती है। लेवल 5 बोले तो 2800 ग्रेड पे की आपकी ये जॉब होती है ना। ये देखो लिखा हुआ है 2800 ग्रेड पे, यानी कि आपका यही कोई 50 से लेकर के 55-56 के बीच में आपकी फर्स्ट सैलरी जो है वो वरी करेगी। वो डिपेंडिंग ऑन द अलग अलग लोकेशंस होती हैं इसमें XYZ सिटी की, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि भई आपको 50 मिलेंगे, 55 मिलेंगे, 57 है ना, इस तरीके से आपका ये डिफरेंस रहता है। अब ये जो है, अब आपका एसएसए की अगर हम बात करें तो ये प्रमोशन होकर के बनते ईओ हैं। ठीक है, ये जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आया हुआ है ना, अब अगर आप देखोगे एसएसए भी 3 प्रमोशन के बाद ईओ ही बनता है, तो इसमें काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होती है। तो अगर आपने इसका एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप कर रखा है ईओ का, तो ये भी अच्छी बात है। अगर आप थोड़ी सी और जोर लगाओगे, मेहनत लगाओगे, तो ये क्रैक हो जाता है, दैट इज़ मोर बेटर, राइट। तो अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं सिर्फ और सिर्फ एसएसए की। ठीक है, बढ़िया जॉब होती है, सुकून की नौकरी है। एंड अगर हम यहाँ पे एप्लीकेशन के रजिस्ट्रेशन की बात करें, 27 मार्च से लेकर के 26 अप्रैल तक आपके इसके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। और अदर कैटेगरीज यहाँ पे SC ST PWD फीमेल और एक्स सर्विस मैन को छोड़ के बाकी जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 700 फॉर्म फीस है। एंड यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को करेक्शन भी कर सकते हो 27 से 28 अप्रैल के बीच में। और क्या है भाई, एडमिट कार्ड वगैरह ये आपका बाद में अनाउंस किया जाएगा। अब देखो इसमें जो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन है ना, ये सिर्फ एक एग्जाम आपका इसमें होगा फेज़ 1। दूसरा DST है, जैसे हम डेटा एंट्री स्पीड टेस्ट भी बोलते हैं, या फिर आप कंप्यूटर डेटा एंट्री टेस्ट बोल दो। इन्होंने यहाँ पे 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड मांगी है। तो बच्चों एक बात आप याद रखिए, अभी से टाइपिंग करना स्टार्ट कर दो, बिकॉज 35 वर्ड पर मिनट थोड़ा सा आपको उसमें टाइम लगेगा उसको अचीव करने में, अगर आपकी अभी टाइपिंग अच्छी नहीं है। ठीक है, अगर ये यही SSC CGL का एग्जाम होता 27 वर्ड पर मिनट चाहिए होता, तो ये अराउंड 15 से 20 डेज में अचीवेबल है। ठीक है, लेकिन ये जब हम 35 वर्ड पर मिनट की बात करते हैं ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा इसमें स्पीड चाहिए होती है ठीक ठाक स्तर की, यानी कि इसमें प्रैक्टिस अच्छी चाहिए। तो इस बात को मेरी सीरियसली लेना, और अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हो तो आपको टाइपिंग निकालनी पड़ेगी। ये देखो, ये अब आपका डिटेल्ड वैकेंसी चार्ट है, आपको कौन से रीजन से अप्लाई करना है और वो कौन से स्टेट को कवर करता है, ये सब आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका वैकेंसी यहाँ पे है। अगर आप चाहो तो ये मैंने आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड की हुई है नोटिफिकेशन। पनेशा फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको चैनल यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और बाकी तो ये रीजन वाइज आपको दिख ही रहा है कि कौन सा स्टेट कौन से रीजन में आता है। दिल्ली रीजन हो गया, गुजरात रीजन हो गया। वैकेंसी यहाँ पे पॉज करो और देख लो एक बार। ठीक है, अब आपको जहाँ से भी अप्लाई करना होगा वहाँ से अपना देख लेना। आगे आते हैं, अगर हम यहाँ पे इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें, ये क्या हो गया, देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें तो आपको बैचलर्स डिग्री चाहिए सिर्फ, यानी कि आपने कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स की डिग्री करी हो तो चलेगा। ये देखो यहाँ पे टाइपिंग स्पीड बोला है ना 35 वर्ड पर मिनट चाहिए, ये इंग्लिश का है। 30 वर्ड्स पर मिनट आपका हिंदी में चाहिए, तो वो सेम बात ही हो जाती है। एंड
जो भी जिनका फाइनल रिजल्ट नहीं आए हैं फाइनल एग्ज़ाम के, उनको यहाँ पे एग्जामिनेशन ये आप जो है अप्लाई नहीं कर सकते ये वाला फॉर्म, ठीक है। चलो अब हम फटाफट से सिलेबस पे मूव ऑन करेंगे। अच्छा एज देख लो, ये 18 से 27 ईयर्स की है। क्लोजिंग डेट जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन की आई गेस 27 अप्रैल था, तो इतनी डेट तक आपका जो है एज होनी चाहिए 18 से 27 साल के बीच में। एज रिलैक्सेशन जैसा मिलता रहा है वही है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम लगाएंगे नहीं, और बाकी की सारी कंडीशन सेम है जो कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के फॉर्म में आपका होता है, ठीक है। तो मैं अब इस पर ज़्यादा नहीं आऊँगा, अगर आपको कोई डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना, वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अब ये है आपका एग्जाम का पैटर्न, ठीक है। फेज़ 1 एग्जामिनेशन, देखो इसमें सबसे बढ़िया बात यही है कि सिर्फ आपका एक एग्जाम लेता है ईपीएफओ, चाहे वो आपका लेवल 8 की जॉब हो, चाहे लेवल 5 की हो, स्टेनो का एग्जाम हो, एसएसए का एग्जाम हो, ईओ का एग्जाम हो, एपीएफसी का एग्जाम हो, सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है आपका। उसके बाद अगर स्किल टेस्ट है तो स्किल टेस्ट होगा, इंटरव्यू है तो आपका इंटरव्यू होगा। जैसे कि इन दोनों पोस्ट में आपका इंटरव्यू होता है, जो लेवल 5 तक की जॉब होती है उनमें आपका ये क्या बोलते हैं इसको, स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, जिसको आप डीएसटी भी बोलते हो। अब ये देखो जनरल एप्टीट्यूड ये जो लिखा हुआ है ना, यहाँ पे एक बात याद रखिए, ये जो पार्ट आएगा ना आपका, ये बैंकिंग जो जनरल एप्टीट्यूड है ये थोड़ा सा बैंकिंग इंक्लाइंड होगा। जो बैंकिंग वाले बच्चे हैं या फिर जो अगर आप एसएससी की भी तैयारी कर रहे हो ना, तब भी आपसे आराम से हो जाएगा, ठीक है, इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। बट इसमें थोड़ा सा झुकाव जो रहेगा वो बैंकिंग पे रहेगा, तो बेटर है कि आप जैसे जो आपके पजल्स होते हैं, ठीक है, पजल्स आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, छोटे छोटे पजल आ जाए, जैसे कि आजकल सीजीएल में भी आपने देखा होगा पजल्स आ रहे हैं, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ रहे हैं रीजनिंग के, है ना, तो उनको आपको कवर करके रखना है अच्छे से। तो ये चीज़ आप देखिएगा, और हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 4-4 नंबर का है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की है, ठीक है, ये याद रखिएगा यहाँ पे। और फिर जनरल नॉलेज की बात करें, जनरल अवेयरनेस की बात करें, तो 30 क्वेश्चन है 120 मार्क्स के। अब इसके लिए आपको सिर्फ जो है एसएससी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उन पे आपको पूरे तरीके से डिपेंडेंट हो जाना है। अगर आप चाहो तो जो हमारी गोल्डन बुक है, ठीक है, जिन बच्चों ने ले रखी है ना गोल्डन बुक, उनको यहाँ पे बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। जिन्होंने नहीं ले रखी वो डिस्क्रिप्शन में देखना, आपको वीडियो मिल जाएगा कि हमने क्या क्या चीज़ें उसमें इंक्लूड करी हैं। पॉलिटी को अभी देखो, मैं कुछ टाइम से यार बीमार था तो 1 मंथ तो उसमें ही चला गया, बट अभी पॉलिटी उसमें हम पूरी ऐड करा देंगे, आधी हो गई थी, है ना। तो ये चीज़ है, ये काम तो हो गया आपका जीके का, ये क्लियर है ना। देखो जीके में ना आपको यही काम करना है, अगर आपको ये सब नहीं करना तो एसएससी एग्जाम में आप क्या करते हो, एक तो अरिहंत की बुक फॉलो कर लेना, एक आप अपनी लूसेंट कर लेना, इन दोनों में जो भी आपको स्टैटिक जीके का पार्ट दिया हुआ है वो आपको करना ही है। लेकिन अभी आप देखोगे रिसेंट एसएससी एग्जाम्स में क्या हो रहा है ना, टीसीएस थोड़ा सा एनसीईआरटी में जो चैप्टर्स दिए हैं, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो वहाँ से कुछ कुछ फैक्ट उठा के पूछ रहा है। तो आप चाहो तो एक समरी ऑफ एनसीईआरटी कहीं से आपको अगर मिल जाती है, या कोई बुक्स भी आती हैं कई सारी, है ना, एनसीईआरटी का सार करके कोई आती है, वो ले सकते हो आप। या फिर हमने पनेशिया की जो बुक है जीके पनेशिया, उसमें भी ये सारी चीज़ें डाली हुई हैं, है ना, तो वहाँ से आप देख सकते हो जो भी है, ठीक है। तो जीके में आपको सिर्फ इतना करना है, बाकी एक 6 महीने का आप करंट अफेयर कर सकते हो। और वैसे बहुत ज़्यादा चांस है नहीं कि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन फिर भी ये करना सेफ है, बिकॉज एक क्वेश्चन 4 नंबर का है। अगर आपका यहाँ पे 6 महीने के बीच का करंट अफेयर के 3-4 क्वेश्चन भी आ गए तो फिर आप लगा लो यहाँ पे 12 से 16 नंबर तो यही हो गए, ठीक है। एक एक नंबर आपको यहाँ पे लीड देगा, बात समझ रहे हो, ये चीज़ है। क्वांटिटेटिव एबिलिटी यहाँ पे आपका एडवांस वाला पार्ट नहीं आएगा ज़्यादा, हाँ छोटे मोटे जो आपके, देखो इसके मैं टॉपिक्स बता देता हूँ। एक तो आपको अर्थमेटिक पूरा करना है, अर्थमेटिक में प्रॉफिट लॉस हो गया, एसआईसीआई हो गया, इसके बहुत क्वेश्चंस देखने को आपको मिलेंगे, पीएल हो गया, एसआईसीआई हो गया, ठीक है। और थोड़ा सा आपको स्टेटमेंट वाली डीआई आने के चांसेस हैं। ये देखो मैं आपको सारी जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, एक्सट्रीम केस ही बता रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपको इससे थोड़ा सा इजी पेपर देखने को मिले, बट जब आपका पेपर ये इतने एरिया में से आना हो ना, तो प्रेफरेबल ये होता है इसके थोड़े से आसपास की चीज़ों को भी देख के जाओ, सो दैट आप अच्छे से एग्जाम क्रैक कर लो। अब आपने देखा ही रीजन वाइज वैकेंसी बहुत ज़्यादा नहीं है, तो कॉम्पिटिशन अच्छा खासी रहेगा, है ना। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको एक सब्जी बाग दिखा दूं और आप सोचो कि अरे भैया बहुत बढ़िया मेहनत आप उस हिसाब से करो नहीं, फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत हो, ठीक, बात समझ रहे हो मेरी। तो ये हो गया। ये देखो इधर फिर आपके जो रेशियो वाला टॉपिक है
है ना, रेशियो, प्रोपोर्शन, वेरिएबल्स। तो यहाँ से आपके जो पार्टनरशिप वाले क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं ज़्यादा, तो पार्टनरशिप वाले जो थोड़े से बड़े क्वेश्चंस होते हैं ना, अभी रिसेंटली जहाँ तक मुझे याद है आईसीएआर में अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे पार्टनरशिप के। आईसीएआर असिस्टेंट का एक एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके क्वेश्चन अगर आप लगाओगे तो बहुत बढ़िया है। इसमें ना इसके अर्थमेटिक के सारे क्वेश्चन लगा लो इस एग्ज़ाम के। आईसीएआर असिस्टेंट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपको सारे लगा लेने हैं। वो अभी तक के आपका अगर हम देखें, वो उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आए हैं वो 2-3 क्वेश्चन मिला के एक क्वेश्चन बना, और काफ़ी बढ़िया लेवल के उनको अगर आप एनालिटिकली सोचोगे कई सारे क्वेश्चन और भी फ्रेम उससे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हार्ड लेवल का एग्जाम आ गया तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक, एडवांस मैथ ज़्यादा नहीं आएगा, ज्योमेट्री आपको देखने को ज़्यादा नहीं मिलेगी, ट्रिगो नहीं मिलेगी। हाँ, आपको जो इक्वेशंस वाला चैप्टर होता है या फिर आपका अलजेब्रा होता है, इक्वेशंस होती हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़रूर देखने को मिलेगी, आप देख लेना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस अच्छे से करके चाहिए, रूट्स कैसे निकालते हैं फटाफट उनको देख लेना, इक्वेशंस को इक्वेट करना देख लेना, है ना, ये पूछा जाता है। ये बात होगी। ठीक है, एडवांस पोर्शन आपको नहीं करना है। चाहो तो मेंसुरेशन के फॉर्मूलेज वगैरह देख लेना, ठीक है, बट 3D में भी बहुत ज़्यादा नहीं घुसना कि फ्रस्टम में घुस जाओ उधर उधर, ये सब नहीं करना है। बस बेसिक सारे फॉर्मूले देख लेना, दैट इज़ इट। ठीक है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है अर्थमेटिक पे और कैलकुलेशन की एबिलिटी पे कि भैया इतने, आपको देखो 2.5 घंटे का पेपर है, इसमें आपकी सारी की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जानी चाहिए, तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी है। अब आती है बात जनरल इंग्लिश विद कॉम्प्रिहेंशन की। जब यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन आपका लग जाता है ना, दैट मीन्स वो आपका यहाँ पे जो रीडिंग स्किल है, ये देखो इसने क्या लिखा है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, वो ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है रीडिंग स्किल देखना। तो वो आपकी यहाँ पे एग्जाम में रीडिंग स्किल चेक करेगा। रीडिंग स्किल बोले तो क्या, आपको एडिटोरियल पढ़ने आने चाहिए, है ना। आपने अभी रिसेंटली एसएससी के एग्जाम में भी देखा होगा, कई सारे ऑप्शन ऐसे होते हैं आपका किसी अनसीन पैसेज में कि वो समझ ही नहीं आते, मिल रहे होते हैं एक दूसरे से। अब वो कैसे समझ आएगा पता है, वो ऐसे समझ आएगा जब आप बार बार एडिटोरियल्स को, एडिटोरियल क्या होता है ना, वो थोड़ा सा एक देखो, एडिटोरियल पढ़ने को बोला क्यों जाता है, मैं देखता हूँ कई बच्चों को बोल दिया एडिटोरियल पढ़ लो, अब वो उठा के यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं एक 1-1 घंटे की कि एडिटोरियल समझा रहे हैं कोई उसमें टीचर आपको, बट उससे ना इतना फ़ायदा आपको मिलेगा नहीं। अगर आपको एडिटोरियल अच्छे से कवर करना है तो उसका एक ही तरीका है कि आप उसे खुद से पढ़ो। पूरा एडिटोरियल जो है, एडिटोरियल का मतलब क्या है, उसमें किसी जो एडिटर है ना, उसने अपने व्यूज़ लिखे हुए हैं, उसका कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसने किसी एक सिचुएशन को उठा करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू उस पर दिए हैं। जब आप उसे अपनी तरफ से समझोगे तभी तो आप किसी भी अनसीन पैसेज को समझ पाओगे, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका टोन क्या है, जो एडिटर है वो किस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट कर रहा है, इसलिए बोला जाता है एडिटोरियल पढ़ो। ये क्यों नहीं बोलते कि भाई कोई भी न्यूज़ आइटम पढ़ लो, है ना। तो इस बात को आप समझिए। अब एडिटोरियल आप पढ़ेंगे तो उसमें क्या है, टोन ऑफ पैसेज आपको समझ में आना चाहिए कि भाई जो टोन है वो किस तरीके की है। तो ऐसे छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, आपको वहाँ से ग्रैस्प करनी है। आजकल इंग्लिश में एक और आ रहा है कि आपका जो उसमें आपको राइट देखना होता है, जैसे कि आपको एक पैरा दे दिया, फिर बोलेंगे कि इस पैरा के अकॉर्डिंग कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वो कब होगा, जब आपकी रीडिंग स्किल थोड़ी फास्ट होगी और रीडिंग के साथ साथ एनालिटिकल। ठीक है, तो जब इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन को आप करो ना कभी भी, तो रीडिंग प्लस एनालिटिकल, आजकल इंग्लिश में ही दोनों चीज़ें आ रही हैं। पहले ना ये एनालिटिकल वाला पार्ट रीजनिंग में दे देते थे या फिर जनरल एप्टीट्यूड में दे देते थे, लेकिन ये चीज़ रिसेंट एग्जाम में देखने को मिली है, तो हो सकता है कि आपको यहाँ भी देखने को मिले। ठीक है, एनटीए को कोई बहुत लल्लू बॉडी मत समझ लेना, ये ठीक ठाक एग्जाम कंडक्ट कराती है। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसके लिए मैं आपको ना, अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्ज़ाम हो रहे हैं जो कि एनटीए करा रहा है, तो उसमें कोई तो क्लर्क लेवल का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो अच्छे हैं वो आप प्रोवाइड करा दूंगा। जैसा भी रहता है वो आप एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिएगा, वहीं पे आपको वो चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही जाके सर्च कर लेना, तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक, ये कहानी क्लियर है यहाँ तक इंग्लिश में क्या क्या करना है। फिर आती है बात कंप्यूटर लिटरेसी की। भैया इसके 10 सवाल आने हैं जो यहाँ पे एक्सेल करेगा। अब जो कई बच्चे क्या होते हैं, कंप्यूटर को उड़ा देते हैं हवा में कि चलो छोड़ो क्या ही करना, बट फिर आपको वो दिक्कत देता है। तो कंप्यूटर लिटरेसी में आपको सबसे पहले जाके एक बुक ले ही लेनी है। अरिहंत की आती है
एक ना छोटी सी ऐसी इस टाइप की आती है, छोटी सी, ज़्यादा मोटी नहीं होती, पतली सी बुक होती है। मुझे नाम याद नहीं आ रहा। मैं उसका जो कवर इमेज है वो आपको टेलीग्राम पे एक बार भेजने की कोशिश करूँगा, तो उस बुक को आप ले लेना, ठीक है। वो बुक आप चाहो ना, अगर आप बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो अराउंड 7 to 10 डेज़ में कंप्लीट हो जाएगी। उस बुक को कर लेना, उसके जितने MCQs हैं उनको कर लेना, उससे आपको बहुत सारी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। आप चाहे फिर CGL मेंस का एग्ज़ाम, अभी ना SSC CGL मेंस का एग्ज़ाम हुआ, उसके अराउंड 70% कंप्यूटर के जो क्वेश्चंस हैं ना वो यहीं से आ रखे हैं। और ये बात मैं आपको बहुत टाइम से बोल रहा हूँ, कोई भी एग्ज़ाम हो आपको अरिहंत की बुक को फॉलो करना ही है। इसके अलावा मैं कोशिश करूँगा कि बैंकिंग एग्ज़ाम में जो जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं आपको उस तरीके के और प्रोवाइड करा दूँ, तो आपको पूरा का पूरा जो है कंप्यूटर का एक पूरा सार पता चल जाएगा। अच्छा, कुछ एक टॉपिक्स हैं जो कि रिसेंट टाइम में जुड़े हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो उनके लिए एक ऐसा ही 4-5 पेज की PDF बनेगी, वो भी आपको दे दी जाएगी, या तो एप्लीकेशन पे डाल देंगे, फ्री में ही डाल देंगे, ठीक है, डोंट वरी। तो वो आपको इस तरीके से दे देंगे, ठीक। ये कार्यक्रम आपका कंप्यूटर में है। तो बस इतना काम आपको करना है। गैस आपको एक छोटी मोटी स्ट्रेटजी पूरी फॉर्म हो गई होगी किस तरीके से आपको इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना है। और जब मैं ये चीज़ें बताता हूँ ना यार, मेरा बस ये मोटिव होता है कि इतना काम अगर आप कर लो तो आपका एटलीस्ट सिलेक्शन हो जाए, है ना। अब मैं ये नहीं कर सकता कि इसमें से कम कम करके बता दूँ, फिर वो उससे ज़्यादा एग्ज़ाम में आ गया, फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस तरीके से नहीं हो पाएगा। तो ये कहानी है। बाकी जो फेज़ 2 है उसके लिए आपका 1:10 के रेशियो में बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे, फिर आपका यहाँ पे स्किल टेस्ट हो जाएगा, ठीक। स्किल टेस्ट के बाद आपकी पूरी मेरिट बनेगी, क्वालिफाइंग मार्क्स जो भी होंगे, फिर ये जो भी प्रोसेस है इनकी अराइव करने की, कट ऑफ क्या होगा कि आपका फिर जो बच्चे पास कर जाएंगे टाइपिंग वाले टेस्ट को, मेरिट के ऑर्डर में उनकी लिस्ट लगा दी जाएगी हर एक रीजन से कि भैया ये आपके बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं। बस फिर आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा, ज्वाइनिंग प्रोसेस आगे जो भी है वो चलेगी, ठीक। तो आई गेस मैंने जो भी इंपॉर्टेंट बातें थी वो बता दी हैं। कुछ डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में डाल देना, या फिर अपन टेलीग्राम चैनल पे डिस्कस कर लेंगे, हाँ। तो बस यही है, ज़्यादा अपन टाइम वेस्ट करेंगे नहीं। एंड कोशिश करूँगा आपको अभी आने वाले टाइम में जो भी डाउट्स वगैरह हैं, या फिर हम जो पेनेशिया सीरीज़ लेके आ रहे हैं वो भी मैं आपको जल्दी से जल्दी लेके आऊँ, है ना। तो बस अभी इस सेशन को एंड करूँगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।